हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम नया टॉपिक फंक्शंस इन सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फंक्शंस इन सी प्लस प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग वैसा ही है जैसे सी लैंग्वेज में हम फंक्शन डिक्लेयर करते थे, डिफाइन करते थे और कॉल करते थे अकॉर्डिंगली। जैसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस हमने सी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसमें रिकर्जन के कॉन्सेप्ट, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट भी हमने देखे हुए हैं। सेम कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में भी इम्प्लीमेंट होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करना एक तरीके से ज़रूरी होता है। जैसे सी लैंग्वेज में हम फंक्शन को डिक्लेयर नहीं भी करते थे तब भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाता था यदि प्रोग्राम हमारा रिटर्न टाइप इंट है तो, ठीक है ना। तो हमें कोई रिटर्निंग वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंट में ही काम कर रहे हैं तो फंक्शन को हम डिक्लेयर ना भी करें तब भी काम चल जाता था। सी प्लस प्लस कहता है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करें, ये रिकमेंडेशन है सी प्लस प्लस की तरफ से। अब कैसे हम फंक्शन के यूज़ करके हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस में, इसको हम देखते हैं। हम फंक्शन को ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और लोकल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन और लोकल डिक्लेरेशन, इसको समझते हैं। जैसे दो वैल्यूज को मुझे सम करना है, ठीक है, सम ऑफ टू वैल्यूज, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले फाइल इंक्लूड करनी है, iostream.h और conio.h। जैसे ऑलरेडी हमें मालूम है, सी लैंग्वेज में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, और जिन्होंने सी नहीं पढ़ी हुई है वो भी समझ लें कि फंक्शंस हमारे दो तरीके के होते हैं, यूज़र डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन सारे सी लैंग्वेज के फंक्शंस सी प्लस प्लस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिनकी डेफिनेशन किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं वो। जैसे गेट सी एच, CLR, SCR, ये तो कॉमन फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ये ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है और इनकी डेफिनेशन conio.h के अंदर है। ऐसे अन्य कई फंक्शंस हैं जिनकी अलग अलग हेडर फाइल्स में डिक्लेरेशन है, तो उन फाइल्स को हम ऊपर इंक्लूड करते हैं। ये वो फंक्शंस हैं जिनको, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिनको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाते नहीं हैं, सिर्फ कॉल करते हैं, ठीक है। और कुछ फंक्शन है जिनको हम बनाते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया, लेट्स से इंट सम इंट कॉमा इंट। तो ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन पोर्शन है जो ये बता रहा है कि एक फंक्शन का नाम सम, जिसमें दो पैरामीटर जाएंगे और एक उसका रिटर्न टाइप इंट हमने लिया है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। तो डिक्लेरेशन कैसे होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटेक्स। बेसिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए ऑलरेडी सी की वीडियो में हमारे पास फंक्शन का पूरा डिटेल में हमने वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज में फंक्शन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इन डेप्थ बताया है कि फंक्शन का कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, उनके रिटर्न टाइप वॉइड हो या वॉइड के अलावा हो तब क्या मतलब होता है। तो वो सब चीज़ें उसमें आप एक बार वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम जो आप देना चाहें, और आर्ग्यूमेंट्स की केवल डेटा टाइप की लिस्ट। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। रिटर्न टाइप इज इंट, function name is sum, two parameter we are passing on int comma int, because two are दोनों integer variables है, तो int comma int. Now I take two variable as input और I can take the value constant default value ले सकता हूँ, like a की वैल्यू मैंने 10 ले ली, b की वैल्यू 20 ले ली एंड c इक्वल टू 0 कर लिया। c इक्वल टू 0 नहीं भी करेंगे तभी चलेगा। अब यहाँ पर हमने c इक्वल टू सम पैरामीटर है a, b, आर्ग्यूमेंट पास किए
और यहाँ पे हमने सम को प्रिंट करवा दिया सी एंड एल गेट सी एच। नाउ दिस इज द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। क्या फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन बना होना चाहिए। ये डिक्लेरेशन हो गया, ये कॉलिंग हो गया, है ना, ये प्रोटोटाइपिंग हो गई, ये इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन हो गया। अब फंक्शन बनाना है ना, तो फंक्शन बनाएंगे कैसे? फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने बनाया वॉइड ना, रिटर्न टाइप हमारा इंट है, सॉरी, तो इंट सम int x comma int y, now return x plus y, that's it। तो यहाँ से a और b की वैल्यू एज 10 and 20 रिस्पेक्टिवली जाएगी। x and y will catch the value of a and b respectively। now x has got the value of a which is 10, y got the value of b which is 20, return x plus y, evaluate 10 plus 20 that is 30, absolutely correct। 30 will return here, यहाँ से it goes to c, c as in print हो जाएगा सम के रूप में 30, get ch करके we quit the program, ठीक है ना, वो हम बाहर आ जाएंगे। अब ये चीज़ आपने देखी, इसमें बड़े सारे वेरिएशंस हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं c नहीं लेके डायरेक्ट भी मैं c की ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऐसे सम ऑफ a and b आर सम a, b, दैट्स इट। नाउ यहीं से कॉल हो जाएगा फंक्शन, और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो भी यहीं हो जाएगी, मतलब यहीं से हम जाएंगे और यहीं से आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं सी आउट के अंदर। दिस इज अनदर वे टू कॉल अ फंक्शन एंड प्रिंट द आउटपुट, ठीक है, ये क्लियर हुई बात। अब ये जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया दैट इज अ लोकल फंक्शन, क्योंकि हमने इसके अंदर ही डिक्लेयर किया। इस फंक्शन को अगर ग्लोबल बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मेन के ऊपर डिक्लेयर कर देना है इसको बस। ग्लोबल फंक्शन का सब स्कोप हमारा एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे लिया इंट सम इंट कोमा इंट, नाउ void मेन, तो वी कैन डू सो ऑल्सो कि भाई हमने ये ग्लोबल फंक्शन डिक्लेयर मेन के ऊपर बना दिया, डिक्लेयर कर दिया दैट इज अ ग्लोबल, तो ग्लोबल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फंक्शन C++ में बना सकते हैं। ऐसे कोई भी फंक्शन आप C++ में बना सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू, ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है। कॉल बाय रेफरेंस से भी आप फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि अगर हमें कॉल बाय वैल्यू के साथ अगर या कॉल बाय रेफरेंस से अगर हमें कोई यहाँ पे एड्रेस पास करना हो तो वो भी हम इजीली, जैसे हमने सी में किया है, एज इट इज़ कर सकते हैं। आप सी वाली वीडियो देख सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ आप प्रिंटफ लगा रहे हैं वहाँ पे आप सी आउट का उपयोग कर लीजिए, जहाँ आप स्कैनफ लगा रहे हैं वहाँ आप सी इन का उपयोग कर लीजिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारा फंक्शन था, ठीक है। ये ग्लिम्स देना चाहता था मैं आपको, हालांकि इसकी इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट रहती भी नहीं है C++ में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं इसमें ज़रूर इस वीडियो के अंदर ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। फंक्शन के अंदर ना एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं चाहूँगा कि इसी वीडियो में ही उसको भी कवर कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट पास किए, ठीक है। अब यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास करने क्योंकि दो पैरामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिफॉल्ट arguments in functions in C++। क्या कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं।
अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किए, ठीक है, दो पैरामीटर पास नहीं किए, सॉरी, हमने सिंटेक्स डिक्लेयर किया कि दो पैरामीटर यहाँ पास करेंगे, तो मैं दो वेरिएबल ले लिए। अब हम यहाँ फंक्शन कॉल करते हैं सम इक्वल टू सम a कॉमा b। तो ये फंक्शन कॉल होगा अभी, ठीक है। एक और देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अगेन सम इक्वल टू सम, अब एक सी वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू हम 10 ले लेते हैं सपोज, ठीक है। यहाँ दिया मैंने a कॉमा b कॉमा c और एंड है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे गेट ch किया और प्रोग्राम क्लोज किया। अब मैं यहाँ एक फंक्शन बना रहा हूँ इंट सम इंट x इंट y रिटर्न x प्लस वाई। तो जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे ना, तो यहां पे ये एरर दे देगा। क्यों? टू मेनी पैरामीटर्स आर पासिंग। टू मेनी पैरामीटर्स आर पासिंग मीन्स आर्ग्यूमेंट्स को हम पैरामीटर भी बोलते हैं। ये जो मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स भेजता हूँ, इनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और ये जो आर्ग्यूमेंट्स कैच होते हैं इनको हम लोग फॉर्मल या फिर डमी आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भाई हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम दो पैरामीटर भेजेंगे, यहाँ दो भेजे, दो ही कैच हो रहे हैं, तो ये जो तीन है तो ये तो एरर है, क्योंकि ये मिसमैच हो रहा है ना। तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें तीसरे वेरिएबल को भी ऐड करवाना है तो हम इस तरीके से दे देंगे, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ z, तो x प्लस वाई प्लस z को रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। तो क्या अब प्रोग्राम चलना चाहिए? नहीं, अब भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पे एरर हो जाएगी। टू फ्यू पैरामीटर्स आर पासिंग, टू फ्यू मतलब आपने तीन पैरामीटर पास करने थे, आपने तीन किए, यहाँ ओके है, तीन कैच हो रहे ओके है, बट हियर इट इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? दैट इज के आपको बोला गया कि तीन पैरामीटर पास करने, आप दो पास कर रहे हैं, तो ये भी एरर है। तो कई जगहों पे मैं चाहता हूं कि मेरे दो वैल्यू पास हो, कई जगह पे मैं चाहता हूं तीन वैल्यू पास हो, तब कैसे करूंगा? तो हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट पैरामीटर इन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपने यहाँ पे दे दिया इंट इक्वल टू, मान लीजिए आपने दे दिया 5, ऐसे दे सकते हो इंट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बन गया 5। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी 5। तो इससे क्या होता है? इससे ये होगा कि अगर आपने दो वैल्यू पास की a और b, और तीसरी वैल्यू पास नहीं की, तो a की वैल्यू तो चली जाएगी x में, b की वैल्यू चली जाएगी y में। नाउ यू आर नॉट पासिंग z, यू आर नॉट पासिंग थर्ड वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट उसकी वैल्यू 5 ले लेगा बाय डिफॉल्ट। कांस्टेंट नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस 20, तो आपने भेजा 10,20, और यहाँ तीसरी वैल्यू नहीं भेज रहे हो तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 मान लेगा वो, क्योंकि आपने यहाँ पे सेट कर दी है। दैट इज द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 10 प्लस 20 प्लस 5, तो 10, 20, 30 प्लस 5 35। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आने वाला है दैट इज, इसका आंसर आ जाएगा 35। और ये क्या देगा? ये तो
जब आपने वैल्यू नहीं दी तो उसको 5 कर देगा ये, लेकिन जब आप वैल्यू दे रहे हो, जैसे आपने ए बी सी और सी की वैल्यू आपने कितनी की हुई थी 10, तो यहाँ पे जाएगा 10, यहाँ पे जाएगा 20 और सी के लिए यहाँ पे वैल्यू जेड की कर देगा 10, क्योंकि सी की वैल्यू भी 10 थी। अब आप बोलेंगे सर नहीं, सी की वैल्यू तो आपने 5 दे रखी है। हाँ दे रखी है, वो डिफ़ॉल्ट है, वो तब एक्ट करेगा, वो तब एक्टिव होगा, वो तब काम करेगा जब आप थर्ड वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो उसकी वैल्यू 5 मानी जाएगी। व्हेन यू आर पासिंग द वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय द थर्ड आर्गुमेंट, विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द थर्ड आर्गुमेंट यू आर पासिंग ऑन। ठीक है ना, वो रिप्लेस हो जाएगी, वो ओवरराइड हो जाएगी। तो सी की वैल्यू जब आपने 10 भेजी, तो z की वैल्यू जो ऑलरेडी 5 सेट की हुई थी वो ओवरराइड हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, आप यहां भी सेट कर सकते हो और आप z इक्वल टू 5 भी करके कर सकते हो, यहां पे ना देके यहां पे भी आप सेट कर सकते हो z इक्वल टू 5। कैसे? ऐसे, फिर यहां मत दीजिएगा, फिर यहां भी दे सकते हो ऐसे, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आप जो वैल्यू दे रहे हो उससे रिप्लेस कर देगा, नहीं दे रहे हो तो उसकी वैल्यू 5 ऑलरेडी आपने सेट कर दी। ठीक है ना, पर मैंने यहीं दे दी, यहाँ कोई वेरिएबल नेम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी कर सकते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, इक्वल दो। ठीक है, अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो ये है, इसका यूज कहाँ होता है? ये सम वाला तो क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब मैं ऐसी आपको इजीनेस के लिए मैंने करवा दिया, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? बेसिकली जैसे कई जगहों पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, या कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, वहाँ पे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम डाल रहे हैं तो ठीक, और नहीं डाल रहे तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने सेट कर दिया। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.8, तो 5.8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए, तो हमने उसकी वैल्यू फिक्स कर दी 5.8। अब आपने क्या डालना है? आपने प्रिंसिपल अमाउंट डालना है और टाइम डालना है, बस। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑटोमेटिकली उठा ले ऑलवेज। हाँ, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.8 के अलावा कुछ और है तो आप तीसरी वैल्यू डाल सकते हैं, वरना 5.8 को वो डिफ़ॉल्ट ले ले। इससे प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आप वैल्यूज कोडिंग में आप एक ऑप्शन है आपके पास कि आप थर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं भेज रहे। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, और आप ये नोट कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में C++ हमको अलाउ करता है उस आर्ग्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट करने के लिए जो एक्सट्रीम राइट में हो, सिर्फ उसी को अलाउ करेगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप सेकंड वाले को डिफ़ॉल्ट बना दो या फर्स्ट वाले को डिफ़ॉल्ट बना दो, आप थर्ड वाले को ही बनाएंगे, एक्सट्रीम राइट वाले को ही बनाएंगे। तो क्या दो आर्ग्यूमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कैसे? इसमें तो आप कह रहे हो कि एक्सट्रीम राइट वाले को बनाएंगे तो एक ही वाला बनेगा। यस, एक्सट्रीम राइट वाला ही बनेगा। मतलब भाई ये है कि जिसको भी आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना रहे हो उसके आगे या तो आर्ग्यूमेंट होने नहीं चाहिए, और अगर है तो वो सारे डिफ़ॉल्ट बना दो। मतलब कि आप ऐसे नहीं कर सकते इंट इक्वल टू 5 कोमा इंट, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जैसे इस केस में आपने भेजा a कोमा b, तो वो इसको ये नहीं समझेगा कि ये इसकी वैल्यू है b, तो तीसरी वाली वैल्यू उसको चाहिए, तीसरी वैल्यू तो आपने दी नहीं, तो वो उसके लिए एरर दे देगा फिर वही। क्योंकि जैसे आपने a और b भेजा तो वो पहले दो समझेगा, वो ये नहीं समझेगा कि a तो x की जगह पर है, b z की जगह में है, क्योंकि y की वैल्यू तो 5 कांस्टेंट आ रही है, वो इसको नहीं समझेगा, क्योंकि कॉमा से सेपरेट होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। तो रिकमेंडेशन है इस चीज़ को लेके कि जिसको भी आप डिफ़ॉल्ट बना रहे हो, या तो वो एक्सट्रीम राइट में हो या फिर उसके आगे जितने भी पैरामीटर्स आप दे रहे हो उन सबको डिफ़ॉल्ट बना दो, लाइक दैट इज ओके। अब इसमें एक सुविधा और है आपको, आई गेस आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट भी भेज सकता हूँ सम के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने केवल a भेज दिया, तो a भेजूंगा तो a की वैल्यू तो 10 हो जाएगी। अब b और c मैं नहीं भेज रहा हूँ तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 और c की वैल्यू ऑटोमेटिकली वो 7 ले लेगा। यू गॉट माय पॉइंट? मैं दिखाता हूँ कैसे। सम इक्वल टू सम a,
क्या होने वाला है? क्या ये ठीक है? 100% ठीक है, कोई एरर नहीं है प्रोग्राम के अंदर। कैसे? ए भेजा, ए की वैल्यू है 10 हो गया यहाँ पर। अब आप बी और सी की वैल्यू तो दे नहीं रहे, तो बी और सी की वैल्यू कांस्टेंट उठा लेगा वो 5 and 7, देन आंसर विल बी 22। दैट्स इट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। आपको मैं टास्क दे रहा हूं, यही क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए बनाइएगा, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसमें r को आप इधर ले लीजिएगा, और r की वैल्यू आप 1.5 डिफ़ॉल्ट सेट करके रखिएगा, और 3 बार कॉल करिएगा। पहले PRT भेजिएगा, फिर POT भेज दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर PRT में आप r की वैल्यू मतलब दो ही बार कर लीजिएगा। इसमें आप जब फंक्शन, आप जैसे मान लीजिए आपने फंक्शन बनाया सिंपल, तो इसमें आप फ्लोट में काम करेंगे, p फ्लोट r और फ्लोट t, है ना। तो इसमें जो t की वैल्यू होगी, सॉरी r की वैल्यू होगी, उसको डिफ़ॉल्ट बनाना है। तो इसको दोबारा डिक्लेयर कर देते हैं, फ्लोट सिंपल फ्लोट कोमा फ्लोट इक्वल टू 1.5। तो थर्ड पैरामीटर जो होगा मेरा r होगा, ये मेरा t हो जाएगा, ये मेरा p हो जाएगा, और r को मैंने 1.5 सेट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा ही है, p इंटू आर इंटू टी। आप PTR भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने रेट को लास्ट में लिया है। और इसके थ्रू एक फंक्शन बना के देखिएगा डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ C++ में, जिसमें आप 2 बारी वैल्यू भेज दीजिएगा। एक बार तीनों की वैल्यू भेज दीजिएगा, जिसमें 1.5 रिप्लेस हो जाए, और एक बारी आप केवल P और T की वैल्यू भेजिएगा, जिसमें R की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 1.5 उठा लेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे काम करता है C++ में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर समझ में आ गया हो तो ये ज़रूर आपने बना के देखना है। ठीक है, थैंक यू।